दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की एक बहुत ही सुंदर रचना और उस रचना का नाम है बड़े भाई साहब। तो प्रेमचंद की हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका पाठ प्रवेश, उसका इंट्रोडक्शन आपको कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि काश हम भी बड़े होते तो हम भी ये काम कर पाते। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा कि आप छोटे हैं और आप से कोई काम नहीं करवाए जाते। आप लाचार हैं, आपको ज़्यादा रोका टोका जाता है, आपको ज़्यादा डांटा जाता है, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। बल्कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें मर्यादित रहना पड़ता है, हमें अपनी मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करना होता है, अपने लिमिटेशंस में अपने व्यवहार को कुशल रखना होता है। जैसे हमारे छोटे भाई बहन जो देख रहे हैं उन पे अच्छा असर पड़े, बुरा असर ना पड़े। हम जैसा करेंगे वो भी वैसा करेंगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो उनमें अच्छी आदतें ही आएंगी, हम बुरी बात करेंगे, हम बुरी आदतें करेंगे तो उनमें भी बुरी आदतें ही आएंगी। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। तो हम देखते हैं कि हमारे दोस्त होते हैं, और दोस्त जो होते हैं वो अपने घर में छोटे होते हैं तो वो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारे खेल कूद करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, पर हम नहीं करते। हम थोड़े से इनोसेंट होते हैं क्योंकि हम बड़े हैं अपने घर के, और हमारे दोस्त हो सकता है कि उनके जो भाई बहन हों वो उनसे बड़े हों, तो इस वजह से वो सारी मस्तियाँ कर पाते हैं जो कि हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम बड़े हैं, हम पे बोझ है, हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है हमारा अपने छोटे भाई बहनों के प्रति। इस वजह से हम वो सब नहीं कर पाते जो हमारी ही उम्र के और बच्चे कर पाते हैं। और वो और बच्चे इसलिए कर पाते हैं वो बेधड़क मस्ती, क्योंकि वो घर में अपने छोटे हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है तो वो भी छोटे ही, लेकिन उनसे छोटा एक उनका और भाई है, उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा है, और इसी कारण वह अपने बड़े भाई से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की रखता है, और परिवार में भी बड़े भाई से ज़्यादा अपेक्षाएं रखी जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें उनके छोटे भाई के लिए एक मिसाल हो, उनके छोटे भाई के लिए एक बहुत ही अच्छा काम हो। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बड़े भाई साहब तो होता क्या है कहानी में कि नरेटर जी कहते हैं, नरेटर यहाँ पे छोटे भाई हैं, तो ऐसा मानो कि छोटे भाई नरेटर हैं। वो कहते हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं वो उनसे 5 साल बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं। लेकिन क्लास में देखा जाए तो वो 3 साल ही आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 साल फेल हुए हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, यानी उसी एज में पढ़े थे वो भी और मैं भी। लेकिन बात क्या है कि तालीम यानी शिक्षा के जैसे महत्व के कामों में वे जल्दबाजी लेना पसंद नहीं करते। ये एक व्यंग है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि तालीम जैसे महत्व के मामले में, यानी पढ़ाई शिक्षा जैसे महत्व के काम में वो जल्दबाजी नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं, यानी कि वे धीरे धीरे पास होते हैं, जल्दी पास नहीं होते, यानी कि वो फेल हो जाते हैं। तो इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं, यानी शिक्षा की बुनियाद खूब ज़्यादा अच्छी डालना चाहते हैं, और इस कारण वे बड़े धीरे धीरे काम करते हैं। इसको आप कह सकते हो कि एक व्यंगात्मक ये लाइन है, व्यंगात्मक ये एक सेंटेंस है। तो वो कहते हैं कि उनके बड़े भाई फेल हो जाते हैं, और इस वजह से वह मतलब मेरे और उनमें केवल क्लास में 3 साल का ही अंतर रह गया है। 1 साल का काम 2 साल में करते हैं, यानी कि हर साल पास नहीं होते, वो 2-2 साल बाद पास होते हैं। 1 साल को 2-2 बार करते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। अब वो यहाँ पे फिर एक मजाक उड़ाते हुए कहते हैं छोटे भाई साहब कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार होगा। पुख्ता यानी मजबूत ना हो। तो एक व्यंग कहते हैं कि भाई धीरे धीरे काम करता है, उनके भाई हल्के हल्के जल्दी जल्दी नहीं करते हैं,
क्योंकि वो शिक्षा की जो बुनियाद है बड़ी पुख्ता डालना चाहते हैं, बड़ी मजबूत डालना चाहते हैं, जैसे जो मकान बने वो बड़ा लंबा, अच्छा, ज़ोरदार बने, पायदार यानी कि लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं छोटा था, वह बड़े थे, और मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। और जो बड़े भाई साहब थे वो बहुत ज़्यादा सीख देते थे और निगरानी रखते थे अपने छोटे भाई साहब पे। और मेरा जो काम था, यानी छोटे भाई साहब का काम क्या था? छोटे भाई साहब का काम था कि जो बड़े भाई साहब ने कहा है उसको कानून समझें। और बड़े भाई साहब मतलब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, बड़े शांत रहते थे और पढ़ते रहते थे। लेकिन जब वो पढ़ते थे तो किताब तो खोले रहते थे, लेकिन दिमाग को शायद आराम देने के लिए चले जाता था। दिमाग उनका पढ़ाई में नहीं लगता था। इस वजह से वह कॉपी पर क्या करते थे? कॉपी पर किताब की होशियों यानी मार्जिन पर चिड़ियाँ, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो वो एक ही नाम या शब्द को या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को, शेर होता है ना, हम शेर व शायरी करते हैं तो उसको बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसका ना कोई अर्थ होता ना सामंजस्य। सामंजस्य होता है तालमेल, तो कोई ना रिडल होती ना कोई उसका मीनिंग होता। एक उदाहरण मसलन होता है, मसलन का मतलब होता है उदाहरण। उदाहरण के लिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत यानी लिखावट देखी। क्या थी वो इबारत, क्या थी वो लिखावट? स्पेशल अमीना, ये लिखा हुआ था उन्होंने। देखो, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक उन्होंने यही लिख रखा था। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ, वो डांट देते। तो वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में था। उनकी इन रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात था। इस चैप्टर में बहुत सारे मुहावरे हैं। एक मुहावरा पहले ही पन्ने पे है, छोटा मुँह बड़ी बात, यानी कि छोटा मुँह बड़ी बात का क्या अर्थ है? बताओ। छोटा मुँह बड़ी बात का अर्थ है कि जो काम हमसे नहीं हो सकता, यानी ऐसी बात बोलना जो हमारे वश में नहीं, जिसको हम नहीं कर सकते। तो हैसियत से अधिक बात करना, ऐसी बात करना जो आपके हैसियत में ना हो, तो हैसियत से अधिक बात करना। अब जो छोटे भाई थे उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। पढ़ाई उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। वो पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं चाहते थे छोटे भाई साहब। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना बहुत पहाड़ होता था, बहुत मुश्किल होता था। मौका पाते ही वो हॉस्टल से निकल के मैदान में चले जाते और वहाँ कभी कंकड़ियाँ उछालते, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाते, और कभी कोई दोस्त साथ मिल जाते तो खूब ही मस्ती। तो पूछना ही क्या। तो क्या करते थे? कभी चारदीवारी पे चढ़ते थे, यानी दीवारों पे चढ़ते थे, फिर नीचे कूद जाते थे। कभी फाटक पर सवार, फाटक होता है बड़े दरवाजे, जो मेन गेट होता है उसको हिंदी में फाटक कहते हैं। तो बड़े बड़े दरवाज़ों पर सवार होते थे, आगे पीछे चलाते थे दरवाज़ों पे खड़े होकर। कभी आगे कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, दरवाजे पे खड़े होकर लटक रहे हैं उस पर आगे पीछे। तो ऐसा लगता था जैसे मोटर कार का आनंद उठा रही है। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप यानी भयानक रूप देखकर उनके प्राण निकल जाते थे छोटे भाई के। ठीक है। तो उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल होता था और इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका मेरे पास जवाब कुछ नहीं होता था, केवल एक होता था, मौन। और इस मौन का ही सारा कुछ, ये मौन जो था मेरा सब कुछ कह देता था। ना जाने मेरे मुंह में यह बात क्यों ना निकलती थी कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष। अब यहाँ पे ये फिर एक व्यंग है, स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। तो बड़े स्नेह और रोष से, यानी कोई गाली गलौज नहीं, स्नेह और रोष यानी कि तहज़ीब से मुझे वो डांटा करते थे। ठीक है, ये इसका मतलब था। ठीक है। अब इस तरह, अब वो क्या डांटते थे भाई? अब यहाँ पे उनकी 3 लेक्चर्स हैं, तो तीनों लेक्चर पढ़ते हैं। तीनों लेक्चर यानी 3 बार वो डांटते हैं खूब ज़्यादा छोटे भाई को। तो एक बार क्या कहते हैं वो, इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे, एक हर्फ यानी एक नंबर भी ना आएंगे। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, जो चाहे पढ़ लें। ना ही कोई एरा गैरा नत्थु गैरा यानी यूजलेस पर्सन अब सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता।
कि कोई भी हंसी खेल में या एरागरन तो गैरनिश पढ़ ले। रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, आंखें फोड़नी पड़ती हैं यानी कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। तो आंखें फोड़नी पड़ती है और कड़ी मेहनत और खून जलाना पड़ता है, दोनों ही मुहावरों का एक ही अर्थ है, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं ये विद्या मिलती है। और अब यहाँ पे कहते हैं कि आती क्या है, यानी इंग्लिश को कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश आ गई, लेकिन क्या आती है, कहने को आ जाती है ना, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत टफ़ और बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ते जाओगे तो एंडलेस चीज़ है। तो दरअसल आती क्या है, लोग कह देते हैं कि हमको आ गई है, बेसिक बेसिक तो आ ही जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते हैं, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो। अब उन्हें देखकर क्या सबक नहीं लेते हैं, देखो ये जो बड़े भाई साहब थे बहुत बार फेल हुए थे, तो वो कहते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन और यह तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तो वो कहते हैं कि तुम देखते ही हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ, और अगर तुम ये नहीं देखते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ, तो ये तुम्हारी आँखों का और तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है कभी देखने मैं तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं उन मेले तमाशों को देखने जाता हूँ। रोज़ क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। कौन कह रहा है ऐसा, बड़े भाई कह रहे हैं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, यानी दर्जा होता है एक ही क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। तो वो क्या कहते हैं बड़े भाई कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तब मैं 2-2 3-3 साल फेल होता हूँ। अगर तुम तो इस तरह से पढ़ोगे, खेल कूद में वक्त गंवाओगे, सारा दिन खेलते कूदते रहोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो मुझे तो केवल 3 साल लगते हैं, तुम्हें तो उम्र भर लग जाएगी, तुम इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ। अब वो कहते हैं कि और मज़े में गिल्ली डंडा खेलो। क्यों, दादा की गाड़ी कमाई, यानी जो पैसा इतना कमाते हैं हमारे दादा सब पढ़ाई में निकल जाते, तो तुम क्यों इतना, तुम मतलब पापा का मम्मी का क्यों पैसा खर्च करवा रहे हो, घर में जाओ गिल्ली डंडा खेलो, ठीक है। तुम क्यों दादा की जो गाड़ी कमाई है, जो मेहनत से कमाया है उन्होंने पैसा, उसको बर्बाद करते हो। अब क्या होता है, छोटे भाई ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगते हैं। जवाब ही क्या था, अपराध तो उन्होंने किया था। तो कहते हैं अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे, तो उन्हें रोना आ गया। अब भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, बहुत अच्छा लेक्चर देते थे। ऐसी ऐसी लगती बाण बातें कहते, यानी ऐसी ऐसी बातें बोलते जो दिल को छू जाती थी। ऐसी ऐसी सूखती बाण चलाते जो मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देती थी और हिम्मत टूट जाती थी, बहुत निराशा मुझे महसूस होती थी। तो वो क्या, अब वो सोचते थे कि इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था, कि ये जो इतना डिलीजेंटली हार्ड वर्क करते हैं ये मुझसे नहीं हो सकता। और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, फिर निराश होके वो कुछ सोचते, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है, यानी जो काम मुझसे नहीं हो सकता, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता है, तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी तो ये भैया कह रहे हैं। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद ये जो निराशा के बादल हो जाते थे ये फट जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, और मैं इरादा करता था कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूँगा, और चटपट जल्दी से एक टाइम टेबल बन जाता। फिर वहाँ पे कहते हैं कि आखिर बिना नक्शे के कोई स्कीम कैसे तैयार की जा सकती है। तो वो कहते हैं बिना नक्शे के कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू किया जाए। तो वो बोलते हैं यहाँ पे कि पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू किया जाए, यानी पहले से अगर ड्राफ्टिंग ना हो तो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर दें किसी काम को। टाइम टेबल में खेल कूद का मद यानी कॉलम बिल्कुल नहीं होता था।
प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 7 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब यानी मैथ्स, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करना। 4 से 5 तक भूगोल पढ़ना, 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ना, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन करना, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद करना। 9 से 10 तक हिंदी, फिर 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेकिन अब वो कहते हैं टाइम टेबल बनाना एक बात है और उस पर अमल करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसे फॉलो करना एक अलग बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, यानी कि पहले से ही दिन से क्या होता, जो उन्होंने बनाया था सारा अपना टाइम टेबल वो टूट जाता, वो जो उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया था सब बेकार हो जाता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा की हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घाट, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती तो मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। और वहाँ जाके मैं सब भूल जाता था। क्या भूल जाते थे? वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आँख फोड़ किताबें, किसी की याद न रहती। और भाई साहब को नसीहत और फ़ज़ीहत, नसीहत यानी सीख देने का, फ़ज़ीहत यानी बेइज्जती करने का अवसर फिर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता कि भाई वो मुझे देख ना लें। और जब कमरे में जाता तो ऐसे पैर दबा दबा के जाता कि उनको मेरे पैरों की आवाज़ ना आए। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में कैसे जाता? कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर भी ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। तो जैसे ही कमरे में जाते और देखते कि बड़े भाई साहब ने उनको देख लिया तो वो तो बिल्कुल सूख जाते थे छोटे भाई साहब। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। तो नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, ये भी क्या है? ये भी एक मुहावरा है। और इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नंगी तलवार से लटकती यानी कि हर समय कोई भय डराता रहता, कोई डर आपके आसपास मंडराता रहता। तो किसी डर के मौजूदगी को हम कहते हैं नंगी तलवार सा लटकना। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो में अभी 17 मिनट हो चुके हैं। अब क्या होता? फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में मनुष्य मोह माया के बंधन से जकड़ा हुआ होता है। जब कोई मरने वाला होता है, विपत्ति में होता है, तब भी वो अपने पोजेशंस को, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ देता। वैसे ही वो अपनी व्यथा बताते हैं कि मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। खूब डांट पिटती थी लेकिन गेम्स को छोड़ना मेरे लिए असंभव। सालाना इम्तिहान हुए, एनुअल एग्ज़ाम्स हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। पहले दर्जे में 2 साल का अंतर था। मैं किस में था? मैं 5वीं में था, वो 9वीं में थे। और अब मैं 6ठी में आ गया था, वो 9वीं में आ गए थे। तो अब मैं दर्जे में प्रथम आया। अब मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया था। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूँ यानी कि ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मेरे मन में उनके लिए एक दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का जो विचार था मुझे लज्जास्पद यानी शर्मनाक महसूस हुआ। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान आया और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फ़ज़ीहत की, यानी कि अगर बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब की बेइज्जती की, तो छोटे भाई साहब कहते हैं कि मैं साफ कह दूँगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ज़बान से यह हेकड़े जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं रहा। तो अब क्या था कि ये पास तो हो ही गए थे, बड़े खुश थे, बड़ा इनमें आत्मसम्मान आ गया था। तो ये कुछ कहते तो नहीं थे बड़े भाई साहब को कि देखो आप तो फेल हो गए, मैं पास हो गया, नहीं चिढ़ाते थे। लेकिन फिर भी इनके मन में जो था
मतलब ये मन से अपने को बहुत ज़्यादा अब क्या कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट फील करते थे, तो जो मन में आता था वो करते थे, है ना। रंग ढंग में इनके बदलाव तो आ गया था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भौर का सारा समय यानी शाम का सारा समय गिल्ली डंडा में की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, यानी खूब डांटा। मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में यानी क्लास में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग आ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। यानी घमंड तो बड़े लोगों का भी नहीं रहा। इतने बड़े लोग थे, उन्होंने भी घमंड किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ उनकी। तो वो कहते हैं इतिहास में, बड़े भाई साहब लेक्चर सुना रहे हैं, अभी दूसरा लेक्चर है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र में से तुमने कौन सा उपदेश लिया, मतलब क्या सीखा, या यूं ही पढ़ गए। इतिहास हम पढ़ते हैं, रावण के बारे में जानते हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने रावण के बारे में पढ़ा, तुम्हें क्या समझ में आया, या बस पढ़ लिया। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। बड़े भाई साहब ये लेक्चर दे रहे हैं। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, यानी पूरे इस सृष्टि का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, जो बड़े से मतलब वो बड़े सृष्टि के हमारे राजा होते हैं, उनको हम चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों के आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीम सभी राजा लोग उसको मानते थे, उसकी पूजा करते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, तो जैसे वो मरा, घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई आज उसके बारे में बात नहीं करता, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। मनुष्य कितना भी बुरा करे, लेकिन घमंड न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ, शैतान यानी राक्षस, की ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई भी नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। शाह रूम आपको यहाँ पे एक व्यक्ति दे रखे, उन्होंने अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है, और अभी से तुम्हारा सिर फिराया, यानी तुम्हें घमंड आ गया है। तब तो तुम आगे पढ़ चुके, तब नहीं पढ़ पाओगे तुम आगे, क्योंकि तुम्हें अब में घमंड आ गया ना, तो आगे पढ़ना तुम्हारे बड़ा मुश्किल हो गया। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो देखो, वो तो मस्ती करते रहते थे, पास हो गए, अच्छी किस्मत थी। दरअसल बोलेंगे अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी बिना प्रयास के बड़ी चीज़ पा लेना। तो उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार हाथ नहीं लग सकती। कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इसका मतलब क्या है, अनजाने में सही निशान लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ही ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हैं गुजरे। हेनरी आपकी हिस्ट्री में होते हैं ना। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट। तो वो अपनी बता रहे हैं कि मेरी क्लास बड़ी है, मेरी क्लास पे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। सिफ़र भी ना मिलेंगे, यानी ज़ीरो भी ना मिलेगा, ज़ीरो भी। हो किस ख्याल में, दर्जाना तो जेम्स हुए।
दर्जनों विलियम्स, यानी खूब सारे रेंज, मतलब दर्जने होते हैं ना, डजन्स, मतलब 12 तो जेम्स हुए, 12 विलियम हुए, कोड़ियों चार्ल्स हुए। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे, तो यानी कि इनके नाम भी पता नहीं कैसे याद ही नहीं होते। एक ही नाम के पीछे 2 यम, सोयम, 4 रूम, यानी 1 2 3, लुइस 16, लुइस ये, लुइस 5, है ना। तो यही लगाते जाओ आप, 2 यम, सोयम, 4 रूम, पंचम, है ना। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। तो कहते हैं कि पता नहीं इनको कोई नाम ही नहीं सोचते। देखो, एक ही नाम के आगे 1 2 3 4 लगा देते हैं। उस समय अगर मैं होता और मुझसे ये राय ली जाती भाई क्या नाम रखे इस राजा का, तो मैं तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। ठीक है, अबज की जगह अजब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। हम ज्योमेट्री करते हैं ना, ABC ABG अबज लिख दो, अजब लिख दिया तो गलत हो गया। कॉन्ग्रुएंसी हम ट्रायंगल की करते हैं, उसमें अगर हमने ABC को कॉन्ग्रुएंट टू ABC को कॉन्ग्रुएंट टू ACD कर दिया, कुछ गलत सलत कर दिया तो बिल्कुल गलत मार्क्स आ जाते हैं। कोई इन निर्दयी मुमतिहानों से नहीं पूछता, यानी इन टीचर से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में अंतर ही क्या है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं, यानी क्यों छात्रों का खून पीते हैं या खून करते हैं, यानी क्यों इतना उनको परेशान करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इससे क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। तो देखो, हमने बोला दाल भात रोटी खाई या हमने भात दाल रोटी खाई, बात तो एक ही है। तो वैसे अबज लिखो या अजब लिखो, बात तो एक ही है, वो ऐसा कहते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों इन टीचर्स को तो अबज ही लिखा है तो अबज ही होना चाहिए, अजब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, तो वो कहते हैं कि टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे तो अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख पड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों में फ़ायदा ही क्या है। इस रेखा पर वह लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। तो यहाँ पे आप जानते हो ना वो पाइथागोरस थ्योरम, तो उसकी बात की जा रही है। पूछिए इससे प्रयोजन क्या, काम है इसका, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात करनी पड़ेगी, यह सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। तो अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में बता रहे हैं कि बोलते हैं 4 समय की पाबंदी, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ना निबंध लिखो, तो समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो। भी जो निबंध हो ये भी खूब लंबा हो, 4 पन्नों का हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए नहीं, एक ही बात को 10 बार लिखते जाइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, यानी कि दूसरों को ऐसा लगता है कि ये इंसान बड़ा अच्छा काम करता है, तो हमें उस दूसरे पर्सन की इज्जत होने लगती है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस ज़रा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत क्या है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, यानी समय की बर्बादी कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए, यानी कि एक ही बात को 10 बार लिखा जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे नहीं, 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे। चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, यानी बड़े साइज वाले। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, यानी छोटा करके लिखो, 4 पन्नों में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप
में तो 4 पन्ने हुए संक्षेप में, यानी अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हो तो 4 पन्ने लिखो, वरना फिर अगर ये संक्षेप ना लिखा जाए तो पता नहीं 100-200 पन्ने लिखने पड़े। तेज़ भी दौड़ी और धीरे धीरे भी, तो यहाँ पे उल्टी बात हो रही है कि तेज़ भी दौड़ो यानी कि जल्दी जल्दी लिखो, और धीरे धीरे भी यानी बहुत सारा भी। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं है। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये भी एक मुहावरा है, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीं पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना है लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, यानी उसको समझिए, नहीं पछताएंगे, है ना। अगर समझ जाओगे तो नहीं पछताओगे, वरना फिर अगर नहीं समझोगे तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। तो स्कूल का टाइम आने वाला था, स्कूल जाने का टाइम, और ये उपदेश माला चलती जा रही थी। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, क्योंकि उनकी लेक्चर सुन रहे थे ना अपने भाई की। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था कि क्या बड़े हो के इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह ताज्जुब था। तो वो कहते हैं कि स्कूल से घर नहीं भागा, ये अच्छी बात थी, वरना मन तो कर रहा था घर ही भाग जाऊं। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की ज्यों रही, यानी कि पढ़ाई से तो मेरा हमेशा मन हटता रहा। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए, जो होमवर्क है वो हो जाए, और दर्जे में जलील ना होना पड़े, फेल ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया, यानी ख़त्म हो गया, और फिर सा वही चोरों का सा जीवन जीने लग गया। फिर सालाना इम्तिहान हुए, फिर एनुअल एग्ज़ाम हुआ, और ऐसा संयोग बैठा कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हुए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने मैं कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुजच हुआ। भाई साहब ने प्राणार्थक, यानी कि मतलब जितनी एनर्जी थी उतनी पढ़ाई की, उतना परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट डाला था। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे से भोर से उधर, यानी कि कभी कमरे में पढ़ रहे हैं, कभी कहीं पढ़ रहे हैं, है ना। अब 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई, यानी कि जो चेहरा था बिल्कुल डल हो गया। कांति होता है ब्राइटनेस, कांतिहीन होता है डल चेहरा, तो एकदम चेहरा डल हो गया, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना लगता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब में अब कितने साल का अंतर रह गया, केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हो गई थी कि भाई साहब, कुटिल यानी बुरी भावना आई कि भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, यानी किस आधार पर मेरी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि हम तो बराबर क्लास में हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते थे, यानी मेरे भले के लिए तो डांटते थे। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से हो रहा हूँ। अब भाई साहब बहुत नरम पड़ गए थे, यानी अब डांटते नहीं थे, मारते नहीं थी। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लग गए थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब वह खो चुके हैं, और अगर है भी तो बहुत कम है। मेरी स्वच्छंदता यानी मेरी इंडिपेंडेंस बढ़ती गई। मैं उनकी सहिष्णुता, यानी वो जो उनकी सहनशीलता थी, जो उनकी टॉलरेंस थी, उसका अनुचित लाभ उठाने लगा, गलत लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी मेरे में फीलिंग आ गई थी कि
मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरे तकदीर बलवान है, अच्छी है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकौएं उड़ाने का यानी कि पतंग उड़ाने का एक नया शौक़ लगा था और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट हो जाता, पतंगबाजी में निकल जाता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था यानी इज़्ज़त करता था और उनकी नज़र से बचकर कनकौएं उड़ाता था, यानी वो ना देखें ये ध्यान रखता था, क्योंकि उनको ये था कि अगर वो देख लेंगे, है ना, तो उससे ये फ़ील होगा उनको कि अब तो ये मेरे हाथ से निकल गया। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि सारी जो समस्याएं होती थी सब गुप्त रूप में हल हो जाती थी, यानी कि मैं छुप छुप के सारे खेल कूद मस्ती करता था। मैं भाई साहब को यह संदेह न करना देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में अब कम हो गया है। एक दिन संध्या समय यानी शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा यानी एक पतंग को पकड़ने के लिए बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक यानी आकाश में उड़ती हुई उस पतंग की ओर था। आकाशगामी पथिक पतंग को कहा गया है जो मंद गति से झूमती हुई पतन की ओर चली आ रही थी, यानी ज़मीन पे गिरी जा रही थी। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल के कहाँ जा रही हो, किसी दूसरे संस्कार ग्रहण कर रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बाँस यानी डंडे लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी, यानी कि पतंग का स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, है ना। बस ये था कि ज़मीन समतल है, ना कोई मोटर कार है, ना ट्रॉम है, ना गाड़ियाँ हैं। अचानक से भाई साहब मुझसे टकरा गए, जो शायद बाज़ार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया यानी जहाँ पे हम थे वहीं मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, गुस्से से बोले, इन बाज़ारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि तुम अब नीचे जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जे ही नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। एक ज़माना था कि जब 8वीं दर्जे पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे, तो नायब तहसीलदार एक पोस्ट होती है, तो वो मिल जाती थी लोगों को। मैं कितने मिडिलचरियों को यानी 8वीं कक्षा पास लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्र के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाज़ारी लौंडों के साथ कनकौए खेल रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो यानी होशियार हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़ेहन यानी वह बुद्धि किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर दे, यानी जो हमारी पोजीशन को ही ख़त्म कर दें। तुम अपने दिल में समझते हो, ज़हीन का मतलब ये नहीं, ज़हीन का मतलब होता है शरारती। तो तुम ज़हीन हो यानी शरारती हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसी शरारत गलत है जिससे तुम्हारा आत्मगौरव ही ख़त्म हो जाए। तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जे ही नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक़ नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलतफहमी है। बड़े भाई साहब कहते हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात, मेरी ही क्लास में क्यों ना आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह तुम मुझसे आगे भी निकल जाओगे, है ना। और 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन ये जो 5 साल का अंतर है ये हमसे कोई भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA या DPhil या DLit ही क्यों ना कर लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारे अम्मा या हमारे पिताजी ने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। अम्मा पढ़ी नहीं है, पिताजी 5वीं 6वीं तक पढ़े हैं,
लेकिन हम दोनों चाहें सारी दुनिया की विद्या ले लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। यानी वो हमेशा हमें डांट सकते हैं और उनका हमेशा हम पे अधिकार है, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें उन्हें नहीं मालूम होंगी, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज़्यादा है और हमेशा रहेगा। कब भगवान ना करे, देव ना करे कि अगर आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे तो हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को फ़ोन करोगे, तार लगाओगे यानी फ़ोन करोगे, और उसके सिवा तुम और कुछ कर नहीं सकोगे। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार ना लगाएं, किसी को फ़ोन ना करें, ना घबराएं, ना बदहवास हों। सबसे पहले खुद मरज़ का यानी बीमारी को पहचानें और उसका इलाज करें। उसमें अगर सफल नहीं हुए तो फिर वो डॉक्टर को बुलाएं। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलता है, यानी जो महीने में पैसा आता है वो महीने भर कैसे चलता है। तुम जो कुछ हमें दादा भेजते हैं पैसे, वो हम 20-22 दिन में खर्च कर देते हैं और फिर नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लग जाते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में, जितना आज हमको मिलता है तो उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है ना, और अपने परिवार का पालन भी किया। और उस परिवार में 9 लोग थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं? एमए भी कहाँ के? ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की जब डिग्री यहाँ बेकार हो गई ना, पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, जो पैसे आते थे महीने भर नहीं चलते थे, कर्जदार रहने लग गए। तब उनकी माँ ने सारा प्रबंध संभाला, हाथ में ले लिया। जैसे ही इनकी माँ ने प्रबंध संभाला, सब ठीक हो गया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल दो, ये घमंड अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो गए हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, यानी कि मेरे जब तक मैं हूँ तब तक तुम गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे, यानी अगर तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, तो थप्पड़ दिखा के वो कहते हैं कि मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ, तो मैं मार पीट भी सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर जैसी लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से, यानी जो उन्होंने मुझे समझाया था, उससे नतमस्तक हो गया था, बहुत खुश हो गया था और इज़्ज़त मेरे मन में बहुत बढ़ गई थी अपने बड़े भाई साहब के लिए। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता पर, यानी मैं छोटा हूँ, इस बात पर उसका मुझे अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से, यानी रोते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रही हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। तो आप मुझसे बड़े हैं और आप जो कह रहे हैं आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का यही पूरा टाइटल है कि जो मतलब शिक्षा है, टीचिंग है, कि बड़े भाई साहब बस वो बड़े हैं उम्र में अपने छोटे भाई से, इस वजह से उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका भी मन करता है कि वो भी खेलें, पतंग उड़ाएं, लेकिन वह अपनी इज़्ज़त बरकरार रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके जो छोटे भाई हैं वो जो देखें उन पे अच्छा असर पड़े। लेकिन क्यों नहीं उड़ाते हैं? क्योंकि उनको रहता है कि अगर मैं बेराह चलूँगा, मैं यूँ मस्ती में चलूँगा, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा? यह कर्तव्य तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ चला आता था। भाई साहब लंबे थे ही। उछल कर उन्होंने वो जो पतंग थी वो पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ भागे, बड़े खुशी से होटल की तरफ भागे। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि हमारे जो बड़े भाई होते हैं, बहन होते हैं, कि वो हमारे लिए हमेशा जो करते हैं वो अच्छा करते हैं और वह खुद मस्ती ना करके या खुद को मतलब
इतना फ्री नहीं करते हैं जिससे कि वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रख सके। तो ये हमारा चैप्टर था। थैंक यू।